छात्रों, मैं राकेश कुमार सत्यवंती उच्च विद्यालय कार्यसभा में मैं +2 शिक्षक के रूप में कार्यरत हूं। आज मैं आप लोगों के सामने 10th का क्रैश कोर्स लेकर के आया हूं और जो 10th का क्रैश कोर्स है उसमें मैं सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कितने विषय होते हैं, किस विषय से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके विषय में चर्चा करूंगा आज। उसके बाद मैं चलूंगा सब्जेक्ट पे। तो सबसे पहले आप देख लें कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान का जो फुल मार्क्स होता है वो 100 नंबर का होता है, ठीक है। और इसके अंतर्गत 5 विषय आते हैं। एक पहला तो इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र और आपदा प्रबंधन, ठीक है। इन 5 विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले 100 नंबर में 20 नंबर का जो होता है वह प्रायोगिक होता है, समझ गए। प्रायोगिक 20 नंबर का होता है। और अब बच गया कितना टोटल, आपका टोटल मार्क्स बच गया 80। अब 80 में से कितने कितने मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, इतिहास में कितना, नागरिक शास्त्र में कितना, भूगोल में कितना, अर्थशास्त्र में कितना और आपदा में कितना। तो इतिहास में 20 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, नागरिक शास्त्र में 16 नंबर का, भूगोल में 20 नंबर का और अर्थशास्त्र में 16 नंबर का और इसमें आपदा प्रबंधन में 8 नंबर का। यानी टोटल आप देख लें तो 20 और 20 40 और 16 और 16 32, 40 और 32 कितना हो गया 72 और 8 80, यानी 80 नंबर के टोटल। अब 80 में से देखेंगे कितना वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं और कितना शॉर्ट टर्म का और कितना लॉन्ग टर्म का होता है। जैसे अब मान लिया जाए 80 में आप देखेंगे तो इतिहास में आपका जो प्रश्न पूछा जाता है 2-2 नंबर का 3 प्रश्न, यानी कहा जाए 6 नंबर का और 2-2 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न हो जाता है। लघु उत्तरीय और कितना प्रश्न पूछे जाते हैं 3, यानी यह टोटल नंबर हो जाता है 6 नंबर का। और उसी तरह से इसमें दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह पूछा जाता है, एक क्वेश्चन रहता है 4 नंबर का, यह टोटल नंबर हो जाता है 10। तो 10 आपका क्वेश्चन पूछे जाते हैं सब्जेक्टिव टाइप का और 10 जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इतिहास में ऑब्जेक्टिव टाइप, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होते हैं, जिसको हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से 10 और 10 20 हो गए इतिहास में। उसी तरह से नागरिक में देखेंगे तो नागरिक में सब्जेक्टिव जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह 8 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और 8 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। तो 8 नंबर में सब्जेक्टिव में क्या होता है कि 2-2 नंबर का 2 प्रश्न होता है लघु उत्तरीय में और दीर्घ उत्तरीय में 1 प्रश्न होता है जो कि 4 नंबर का होता है। उसी तरह से भूगोल में भी सेम इसी तरह का होता है कि 10 यानी 2-2 नंबर का क्वेश्चन 3 क्वेश्चन होता है लघु उत्तरीय और 1 क्वेश्चन होता है दीर्घ उत्तरीय 4 नंबर का। और उसके बाद 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछा जाता है। और सेम नागरिक शास्त्र की तरह अर्थशास्त्र में भी यही हाल होता है कि 2-2 नंबर का लघु उत्तरीय होता है, 1 नंबर का दीर्घ उत्तरीय, यानी 8 इधर से हो गया सब्जेक्टिव से और 8 हो जाता है ऑब्जेक्टिव से। आपदा प्रबंधन में 2-2 नंबर का जो प्रश्न पूछा जाता है वह 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, 4 नंबर का और 4 ऑब्जेक्टिव से पूछे जाते हैं। इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं होते हैं आपदा प्रबंधन में। तो इस तरह से देखेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के अंतर्गत कितने नंबर का कौन कौन सा प्रश्न पूछा जाता है, लघु उत्तरीय कितना। तो आप जब देख लेंगे तो देखते हैं यहां पर कितना 3 क्वेश्चन लघु उत्तरीय इतिहास से बनता है, 3 क्वेश्चन लघु उत्तरीय भूगोल से बनता है, यानी 6 क्वेश्चन हो गया और 2 नागरिक शास्त्र से, 2 अर्थशास्त्र से, 6 और 4 10 हो गया, 10 और 2 12 जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं 2-2 नंबर के होते हैं इन 5 विषयों से। और जो 4 दीर्घ उत्तरीय होंगे जो कि प्रत्येक सब्जेक्ट जैसे इतिहास से, नागरिक शास्त्र से, भूगोल से और अर्थशास्त्र से एक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं जिसका फुल मार्क्स होता है 4 नंबर का। और आपदा प्रबंधन से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अब इस तरह से देख लिए कि कितना, यानी 50% जो नाम से है मानक जो माना गया है कि 50% क्वेश्चन जो है सब्जेक्टिव रहेंगे, 50% ऑब्जेक्टिव रहेंगे। तो यहाँ पर 20% जो हो गया प्रैक्टिकल से मार्क्स, 20 नंबर जो मार्क्स आ रहा है प्रैक्टिकल से आ रहा है, टोटल बच जाते हैं 80। 80 में से जो 40 बचे 50% वह 40 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होंगे और 40 क्वेश्चन में लघु उत्तरीय और 40 क्वेश्चन में 40 नंबर में लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे और दीर्घ उत्तरीय, यानी कहा जाए
कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे 4, यानी 4 चक 16 नंबर का जो होगा आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होगा, और उसी तरह से जो रेस्ट बचा आपका 40 उसका वो लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं। इस तरह से आप लोगों ने देखा कि इस विषय के अंतर्गत इन विषयों से कौन कौन से कितने कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके बारे में आप लोगों ने समझा। अब देखें, अब हम चलते हैं इतिहास को लेकर चलते हैं। तो सबसे पहला जो आज का जो प्रोग्राम है सोशल साइंस है, और इसमें सब टॉपिक जो हम लिए हैं हिस्ट्री से लिए हैं। और जैसा कि आपने देखा कि हिस्ट्री में 3 क्वेश्चन लघु उत्तरीय होते हैं और 1 क्वेश्चन दीर्घ उत्तरीय, यानी 4 क्वेश्चन सब्जेक्टिव हो गए, और उसके बाद जो आपका 10 जो क्वेश्चन होगा जो ऑब्जेक्टिव का होगा, यानी 10 नंबर का सब्जेक्टिव और 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव पकड़ने के लिए आपको पूरी तरह से इसमें हमने तैयार किया है क्रैश कोर्स। और आपको मैक्सिमम 3 से 4 क्लासेस में पूरा हिस्ट्री का क्वेश्चन आंसर आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आप इसको देखेंगे, समझेंगे, तो आप हिस्ट्री से मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। तो आज का जो चैप्टर मैं लेकर के आया हूं आपके सामने, यूरोप में राष्ट्रवाद, और दूसरा जो चैप्टर है समाजवाद एवं साम्यवाद। तो पूरा डिटेल जो है पिछले जो बार से जो क्रैश कोर्स चला था उसके अंतर्गत आया था, और उसमें आपका पूरा डिटेल भी बताया गया था। उस समय भी क्रैश कोर्स ही था लेकिन डिटेल। लेकिन इस वर्ष क्या हो रहा है कि आपके समय को देखते हुए केवल हम लोग क्वेश्चन और आंसर पे आ रहे हैं कि इन चैप्टर से, इस अध्याय से कौन कौन से ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं और कौन कौन से लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो केवल आज मैं फोकस करूंगा कि जो क्वेश्चन इससे बनते हैं, इस अध्याय से जो क्वेश्चन बनते हैं उसको मैं लेकर के आया हूं। तो इसमें देख लें, पहले 2 चैप्टर को लेकर के लाया गया है, यूरोप में राष्ट्रवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद। इसमें जो दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न बनते हैं, सबसे पहला चलते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी कहते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न भी कहते हैं। तो इस चैप्टर से अधिकांशतः देखा गया है कि जो जो प्रश्न पूछे गए हैं इसको मैं आज आप लोगों को रिवाइज के तौर पर और कम समय में ज्यादा देने की प्रयास की गई है गया गाइडेंस प्रोग्राम के अंतर्गत। तो आप लोग देखें ताकि इसका लाभ ज्यादा से ज्यादा उठा सकें। सबसे पहला जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनता है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यहां पर ऑप्शन रहेगा उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, पश्चिमी एशिया। तो इसमें आपका सही उत्तर है आपका यूरोप। अभी जो वर्तमान जो स्थिति है इटली और जर्मनी का, तो यूरोप महादेश के अंतर्गत ये दोनों देश आते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई? तो वियना कांग्रेस हुई थी जिसके अंतर्गत फ्रांस में जो पुनर्स्थापना की गई थी वंश का, तो उसमें था आपका जो आंसर है इसमें स है, बुर्बो वंश के अंतर्गत पुनर्स्थापना किया गया था जब वियना कांग्रेस हुई थी 1815 ईस्वी में। उसके बाद जस्ट बाद जो नेपोलियन के द्वारा निरंकुश सत्ता का समाप्ति की गई थी उसको फिर समाप्त करने के कारण बना था वियना कांग्रेस, और वियना कांग्रेस के जस्ट बाद बुर्बो वंश की पुनर्स्थापना की गई थी। उसी तरह से देखें, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? ठीक है, तो इसमें है लाल सेना, कार्बोनरी, फिलिक, हिटोरिया और डाइट। तो इसका सही जवाब होगा आपका मेजनी का संबंध कार्बोनरी संगठन से था। उसी तरह से देखें, इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया और पर्सा। आपने क्वेश्चन अपने अध्याय को रीड किया होगा, पढ़ा होगा। तो इसमें ऑस्ट्रिया इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। और यहां पर इसी तरह से प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं और पूछे भी गए भी हैं। हो सकता है कि अगले आने वाले 2022 मैट्रिक परीक्षा में यह भी शामिल हो कि इटली एवं जर्मनी का जब एकीकरण हो रहा था तो उसका विरोध करने वाला कौन सा देश था? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रिया। ठीक है, और 5वां क्वेश्चन देखें कि काउंट काबूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था? यह अक्सर क्वेश्चन पूछा गया है कि सेनापति के पद पर, फ्रांस में राजदूत के पद पर, प्रधानमंत्री के पद पर या गृह मंत्री के पद पर। तो काउंट के द्वारा जो किया गया था, विक्टर इमैनुअल को जो पदस्थापित किया गया था, नियुक्त किया गया था, वह था पद था प्रधानमंत्री का। गैरीबाल्डी के बारे में पूछा जाता है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? इनका योगदान रहा था इटली के एकीकरण में, अहम भूमिका इन्होंने निभाया था। तो इनका पेशे से क्या थे? नाविक थे। इसमें सिपाही पूछा जा सकता है या सैनिक, किसान, जमींदार, नाविक। तो सही इसका आंसर है नाविक।
उसी तरह से जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का जो निर्माण किया था नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा किया गया था। यहां पूछा जाता है कंफ्यूजन के तौर पर कि ऑब्जेक्टिव डाल दे जाते हैं, लियो 18वां के द्वारा, नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा, नेपोलियन तृतीय के द्वारा या बिस्मार्क के द्वारा। तो इसका सही आंसर है आपका नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया गया था। जालवेरिन एक संस्था थी, इसके बारे में पूछा जाता है कि यह किनकी संस्था थी? क्रांतिकारियों का, व्यापारियों का, विद्वानों का, पादरी सामंतों का? तो इसमें देखेंगे कि जालवेरिन जो एक संस्था थी वह व्यापारियों का संस्था थी। उसी तरह से 9वां क्वेश्चन है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? यह जो दोनों जो प्रश्न है 8वां और 9वां, यह परीक्षा के ख्याल से बहुत ही महत्वपूर्ण है। रक्त एवं लौह का नीति का जो निर्माण किया था या अवलंबन किया था वो किनके द्वारा किया गया था? बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। यहां ऑप्शन में है आपका, देखें, मेजनिक, हिटलर, बिस्मार्क और विलियम प्रथम। लेकिन सही जो उत्तर है इसका आपका रक्त एवं लौह के नीति का अवलंबन किनके द्वारा किया गया था? तो बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। इसी तरह से आप 10वें क्वेश्चन पे आए, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, जो कि यहाँ ऑप्शन में दिया गया 1864, 1866, 1870 और 1871। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। उसी तरह से यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? अक्सर हाँ देखे होंगे कि यूनान का जो है ज्ञान और विज्ञान सभी देशों के लिए या पूरे विश्व के लिए प्रेरणा स्रोत रहा है। तो यहाँ भी इस तरह से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनाए गए हैं कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य जो था वह ज्ञान विज्ञान के लिए प्रेरणा स्रोत रहा था। तो इसमें ऑप्शन के अनुसार से ब जो ऑप्शन है यूनान वो सही ऑप्शन है। जर्मनी नहीं, तुर्की नहीं, इंग्लैंड नहीं, सही आंसर इसका यूनान होगा। उसी तरह से 1829 ईस्वी में एड्रियानोपोल की संधि किस देश के साथ हुई थी? तो यहाँ पर तुर्की के साथ हुई थी संधि, फ्रांस का तुर्की के साथ संधि हुआ था। उसी वियना सम्मेलन कब हुआ था? 1815 ईस्वी में हुआ था। इसी के जस्ट बाद मेटरनिक युग का प्रारंभ हुआ था, जो कि इसके पहले वाला ऑब्जेक्टिव में आया है कि वियना सम्मेलन के बाद फ्रांस में किस वंश का पुनर्स्थापना हुआ था? वही बोर्बो वंश का जो स्थापना किया गया था, यही 1815 ईस्वी के वियना सम्मेलन के पश्चात। इटली का एकीकरण कब हुआ? 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण हो। इसमें है क्या कि प्रारंभ तो हुआ लेकिन फाइनली जो कहा जाए अंतिम स्वरूप जो इटली का एकीकरण का आया वो 1871 ईस्वी में आया। यूनान कब एक स्वतंत्र राज्य बना? तो 1832 में यूनान एक स्वतंत्र राज्य के रूप में उभर कर आया, जो कि इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं। यह जो क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, आप एक बार मैं आपको बोल रहा हूं, आप देखें भी स्क्रीन पे और उसको सुने भी। इससे क्या होगा कि आपके मस्तिष्क में यह बैठेगा तो आपको परीक्षा में रिकॉल करने में मदद मिलेगी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था? अब दूसरा चैप्टर से रिलेटेड यह क्वेश्चन है कि रूस में कब हुआ? 1861 में कृषक दास प्रथा का अंत हुआ था। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो जार जनरली भाषा में जब देखोगे तो जार पीने का बर्तन, पानी रखने के मिट्टी का पात्र, रूस का सामंत, रूस का सम्राट। लेकिन इसका जो सही आंसर है वह है रूस का सम्राट। ठीक है, उसी तरह से कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? यह अक्सर हाँ प्रश्न पूछा जाता है, हो सकता है कि इस बार भी परीक्षा में रहे। तो कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग किस देश में हुआ था? रूस में, जापान में, चीन में, क्यूबा में। तो रूस में सबसे पहला साम्यवादी शासन का प्रयोग किया गया था। उसी तरह से इथोपियन समाजवादी कौन नहीं थे? इसमें 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं, लुई ब्लास, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स, रॉबर्ट ओवन। तो इसमें यह जो 3 है, लुई ब्लास, सेंट साइमन और रॉबर्ट ओवन, जो कि इथोपियन समाजवादी थे, लेकिन सर जो कार्ल मार्क्स हैं वो इथोपियन समाजवादी नहीं थे। उसी तरह से देखिए लास्ट जो आपका 25 जो क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूं, इन 25 क्वेश्चंस को आपको इस 2 चैप्टर से यदि आप पढ़ लेंगे तो इससे ज्यादा मैट्रिक की परीक्षा में इस चैप्टर, इन दोनों चैप्टर से अधिक नहीं आएंगे। इसमें वार एंड पीस किसकी रचना थी? तो इसमें टॉलस्टॉय एक महोदय थे जिन्होंने साम्यवादी विचारधारा का अपना ग्रहण किया था, उन्हीं के द्वारा वार एंड पीस की रचना की गई थी। 4 ऑप्शन इसमें कार्ल मार्क्स है, टॉलस्टॉय है,
दास्तोवस्की है, एंजल्स है, तो इसमें सही आंसर है इसका टॉलस्टॉय। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? फाइनली यह 1917 नवंबर में हुई थी। इसका आंसर नवंबर 1917 होगा, ब वाला ऑप्शन होगा। लाल सेना का गठन किसने किया था? ट्राटस्की ने किया था। और इसका जो ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, स्टालिन, ट्राटस्की और केरेंस्की, तो इसका सही जो है आपका ऑप्शन वो सही होगा। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? यह भी क्वेश्चन पूछा गया है पिछले वर्षों में, हो सकता है इस बार भी पूछा जाए। तो 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई थी। और जो लास्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इस दो चैप्टर से, वो है ब्रेस्ट लिस्टोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? यह एक दो बार पूछा जा चुका है, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट के तौर पर दे दिया हूं कि हो सकता है कि कहीं पूछा जाए तो इसका आप आंसर दे सकें। तो यह जो संधि हुई थी रूस और जर्मनी के बीच में हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से वस्तुनिष्ठ प्रश्न है इन दो चैप्टर के बाद। अब हम चलते हैं इसमें। देखिए मैंने आपको बताया कि 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, इतिहास से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन मैं जो आपको दिया हूं इस चैप्टर जो यूरोप में राष्ट्रवाद और समाजवाद एवं साम्यवाद 2 चैप्टर हैं, तो इससे 1 या 2 क्वेश्चन अवश्य पूछे जाते हैं। और यहां जो अभी है क्या कि कोविड-19 के चलते, महामारी के चलते आपके क्वेश्चन अधिक पूछे जाते हैं और आंसर आपको देना रहता है 3 ही। जैसे 3 आंसर क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको बनाना होगा, वो उसका वर्णन करना होगा, तो आपसे पूछे जाएंगे 6 में से 3 आपको बनाना होगा। तो उसमें आप देखेंगे कि इस चैप्टर से 2 या 3 प्रश्न पूछे ही जाते हैं। और पूछा जाने वाला जो प्रश्न होता है, राष्ट्रवाद क्या है, मेजनी कौन था, मेटरनिक युग क्या है, 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे, यह शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर पूछा जाता है इस चैप्टर से। तो यदि राष्ट्रवाद क्या है इसके बारे में पूछा जाए तो आप जान भी रहे हैं, आप अध्ययन कर भी चुके हैं कि यह क्या था, विश्व के राजनीति का प्रतिफल था। नवीनतम जो राजनीति प्रगति हो रही थी, जागृति लाई जा रही थी, मतलब कहा जाए कि राजनीति के क्षेत्र में जागृति उत्पन्न हो रही थी, उसी का प्रतिफल है राष्ट्रवाद। तो राष्ट्रवाद इसके आगे जब देखेंगे तो यह एक ऐसी भावना थी जो किसी विशेष भौगोलिक, सांस्कृतिक, सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों की एकता का वाहक बनती है। राष्ट्रवाद एक प्रकार की भावना है जो एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले लोगों का, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोग जो होते हैं वह अपने आप में एकजुट होना चाहते हैं या फिर एकता की भावना विकसित होने लगती है, तो इस परिस्थिति को राष्ट्रवाद कहा जाता है। और यह जो देन है किसका देन है? एक आधुनिक राजनीतिक जो जागृति आई, जिसका यह परिणाम था कि लोगों में राष्ट्रवाद पनपी और अपने देशों के प्रति उनका लगाव बढ़ा और एक तरह से एक राष्ट्र का निर्माण हुआ, जिसके कारण इटली का एकीकरण हुआ, जर्मनी का एकीकरण हुआ, यूरोप में और जो फ्रांस देश थे, इंग्लैंड देश थे, उनके अंतर्गत भी राष्ट्रवाद की भावना विकसित हुई और एक समृद्ध और एक शक्तिशाली राज्य बनने की ओर अग्रसर हुए। यही राष्ट्रवाद का देन था। और इसीलिए आप लोग को पढ़ना भी है इस चैप्टर के अंतर्गत कि सबसे पहले तो आप राष्ट्रवाद जान जाएंगे कि राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो विशेष भौगोलिक परिस्थिति में रहने वाले लोगों का बीच जो सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश को एकता के रूप में कैसे बांधा जाता है। तो आप अपने देश के प्रति भी राष्ट्रीयता की भावना जागृत कर पाएंगे और यही जानकारी के लिए आपका इसके अंतर्गत अध्ययन भी करना है कि आप भी एक राष्ट्रवादी बने और अपने देश की रक्षा करें। तो आप यदि इस बातों को समझेंगे तो आप स्वाभाविक तौर पर राष्ट्रवाद क्या है इसका आप आंसर लिख सकते हैं। उसी तरह से मेजनी कौन था पूछा जाता है, जो कि इनका इटली के एकीकरण में अहम भूमिका रही थी। तो मेजनी एक साहित्यकार थे और वह गणतांत्रिक विचारों का समर्थक, गणतांत्रिक मतलब प्रजातांत्रिक जो विचार, जो व्यवस्था थी, प्रशासन की व्यवस्था, शासन की व्यवस्था थी, उसके समर्थक थे। और यह एक योग्य सेनापति थे। इनकी जो विचारधारा थी कि एक राज्य हो जो प्रजातांत्रिक राज्य हो, गणतांत्रिक राज्य हो, जिसमें सबों की भागीदारी सुनिश्चित हो। और इसी आधार पर इन्होंने इटली का जो एकीकरण करने की जो भावना इनके अंदर विकसित हुई और इसी को आगे लेकर के चले और मेजनी के द्वारा इटली का एकीकरण करने में प्राथमिक तौर पर प्रारंभ भूमिका जो रही इन्हीं की रही। उसी तरह से मेटरनिक युग क्या है? तो मेटरनिक युग में देखें तो गणतंत्र एवं प्रजातंत्र और पुरातन व्यवस्था की पुनर्स्थापना करना मेटरनिक युग कहलाता है। देखिए
पुरातन व्यवस्था का जो प्रचलन था, जैसे नेपोलियन के द्वारा जब फ्रांस में क्रांति लाई गई थी 1789 ईस्वी में, तो वहाँ पर जो शासक थे निरंकुश हो गए थे और जो प्रजा थी वह त्रस्त थी, लोगों को काम करने के लिए कार्य नहीं मिल रहे थे, या फिर उनका जो रोजी रोटी का सवाल हो चुका था जो उसका वो भरपूर नहीं मिल पा रहा था। तो नेपोलियन के द्वारा एक क्रांति लाई गई, लोगों को एकजुट किया गया, समान जो व्यवस्थाएं थी उसको उलटने के लिए या फिर परिवर्तित करने के लिए एक व्यवस्था लाई गई जिसको क्रांति का रूप दिया गया और निरंकुश सत्ता का अंत हुआ। तो जस्ट मेटरनिख क्या किया कि जो नेपोलियन के द्वारा जो सामाजिक व्यवस्था स्थापित की गई थी उसको उसने 1815 ईस्वी में वियना, जब वह व्यवस्था सामाजिक व्यवस्था में भी कुरीतियां आने लगी, अमीर और गरीब के बीच जो खाई बढ़ने लगी, तब 1815 ईस्वी में वियना सम्मेलन बुलाया गया। उस समय मेटरनिख जो था ऑस्ट्रिया का प्रमुख हुआ करते, चांसलर हुआ करते थे, और इन्हीं के नेतृत्व में वियना सम्मेलन हुआ। और जस्ट जब इसमें जो सम्मेलन में जो निर्णय लिए गए वह नेपोलियन युग का अंत माना जाता है, और इनके जस्ट बाद यही मेटरनिख युग प्रारंभ हुआ और इसी को मेटरनिख युग कहा गया है, जो कि 1848 ईस्वी में फिर फ्रांसीसी क्रांति हुई, जिसके बाद मेटरनिख युग का अंत हुआ और फिर यहाँ पर नई समाजवादी व्यवस्था के अंतर्गत साम्यवादी की ओर बढ़ा। ठीक है, तो 1800 जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के कारण कौन कौन से थे। तो इसमें क्वेश्चन आप जब लिखेंगे, कारण यदि बिंदुवार आपको लिखना है तो आप लिखेंगे कि इसके निम्नलिखित कारण थे, और जो बिंदु है जो कि हम इस प्रश्न में भी आपको मैं बताया हूं कि बहुत छोटी छोटी बहुत 17 क्रांतियां हुई, लेकिन मुख्यतः 1848 ईस्वी की जो क्रांति थी उसको फ्रांस की क्रांति माना जाता है। और इसके जो कारण रहे, देखिए आप इस तरह से इसमें देख सकते हैं कि 1830 से लेकर के 1848 ईस्वी के बीच हुए आर्थिक परिवर्तन कारण बना, बुद्धिजीवी और श्रमिकों का शक्तिशाली होना यह भी कारण बना। यदि शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा तो केवल कारण देंगे और लॉन्ग क्वेश्चन रहेगा तो इसके अंतर्गत हम विवरण भी प्रस्तुत करेंगे। जैसे मान लिया जाए कि 1830 से 1848 ईस्वी के बीच हुए आर्थिक परिवर्तन, तो इसको डैश देकर के लिखेंगे कि इन वर्षों में यहाँ पर आर्थिक परिवर्तन हुए जिसमें कि अमीरों और गरीबी के बीच खाइयां बढ़ती गई, अमीर और अधिक अमीर होते गए, गरीब और अधिक गरीब होते गए, गरीबों की संख्या, मजदूरों की संख्या बढ़ने लगी, कामगारों की संख्या बढ़ने लगी, उनके सामने जीवन जीने की जो व्यवस्थाएं थी वह कम पड़ने लगी। तो बाद में जाकर के इन्होंने क्रांति का रूप धारण किया और फिर सत्ता को परिवर्तन करने में अपनी भूमिका निभाई। इस तरह से लिखेंगे। यदि शॉर्ट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है तो केवल हम कारण लिखेंगे, और उसी तरह से यदि लॉन्ग क्वेश्चन के अंतर्गत आता है तो इसके अंतर्गत लिखेंगे। जैसे समाजवाद का प्रसार हुआ, समाजवाद का जैसे ही प्रसार हुआ तो लोगों में जागृतियां आई और अपने अधिकारों के प्रति वो सचेत हो गए, लड़ना चाहे। ठीक है, उसी तरह से खीजो की नीतियां, वहां का फ्रांस का प्रधानमंत्री था, जो उसकी नीतियां थी वह अमीरों के लिए थी, गरीबों के लिए नहीं थी, वह भी एक कारण बना क्रांति का। फिर लुई फिलिप की दुर्बल नीति जो बनाए गए, जो सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत नहीं बनाए गए थे क्योंकि यहाँ समाजवाद का जो प्रचलन हो चुका था। उसी तरह गौरवशाली विदेश नीति का परित्याग किया, शासन पर मध्यम वर्ग का प्रभाव जब बढ़ने लगा तो क्रांति की ओर अग्रसर हुआ। तो इस तरह से यदि शॉर्ट आंसर आए तो उसमें केवल पॉइंट देंगे, और यदि लॉन्ग आंसर आए तो इसके अंतर्गत हम 2 या 4 लाइनों में उसकी व्याख्या कर सकते हैं। अब देखिए, यह भी क्वेश्चन अक्सर पूछा गया है, हो सकता है इस वर्ष भी आ जाए। इटली जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो। इस परिस्थिति में उनके द्वारा जो कार्य किए गए, तो इटली और जर्मनी का जो क्षेत्र था वह भिन्न भिन्न खंडों में बटा हुआ था। तो जब ऑस्ट्रिया के द्वारा शोषण या फिर उनके द्वारा जो आक्रमण किए गए तो यहाँ पर एकजुटता की भावना और तीव्र गति से बढ़ने लगी इटली और जर्मनी में, और यही कारण था कि ऑस्ट्रिया के कार्यों से मतलब इटली और जर्मनी के लोग एकजुटता की ओर और तीव्र गति से बढ़ने लगे, और यही आगे जाके कारण बना कि इटली और जर्मनी, ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप के कारण इटली और जर्मनी में एकीकरण की जो भूमिका थी और तेजी से बढ़ने लगी। इसमें यही है, एकीकरण संभव नहीं था, अतएव जो ऑस्ट्रिया को पराजित करने के लिए फ्रांस के साथ, यानी हुआ क्या कि जैसे जितना डिस्टर्ब करना चाहता था ऑस्ट्रिया, उतना ही तेजी से
जर्मनी और इटली के एकीकरण करने की भूमिका बढ़ने लगी। इसका फ्रांस का भी साथ मिलने लगा, ठीक है, और अन्य देशों रूस का भी साथ मिलने लगा। और फिर एक समय ऐसा आया कि इटली और जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। अब देखें, यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह से सहायक सिद्ध हुए। अब नेपोलियन के समय इटली और जर्मनी मात्र एक भौगोलिक अभिव्यक्ति थी। नेपोलियन ने अनजाने में प्रत्यक्ष रूप से इटली एवं जर्मनी के छोटे छोटे विभाजित प्रांतों का एकीकरण कर दिया था। दोनों राज्यों का एक संगठित राजनीतिक रूप देने का प्रयास किया। दोनों देशों में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत किया। नेपोलियन ने समानता एवं भ्रातृत्व पर आधारित नवीन समाज का निर्माण इन देशों में कर दिया। इस दृष्टि से हम नेपोलियन को क्रांति का वास्तविक अग्रदूत कह सकते हैं, जिसने यूरोप के दो राष्ट्रों को संगठित होने के लिए प्रेरणा दी। देखिए, ऐसे भी माना जाता है कि फ्रांस में जब 1789 की क्रांति हुई नेपोलियन के नेतृत्व में, तो वहां पर समाजवादी व्यवस्था लाने का प्रयास किया गया, राजतंत्र से समाजवादी लाने का प्रयास किया गया। और माना जाता है कि जो यूरोप में राष्ट्रवाद का जो उदय हुआ, तो सर्वप्रथम इन्हीं घटनाओं के बाद तीव्र गति से यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रादुर्भाव या फिर निर्माण होना प्रारंभ हुआ। और यही देन आगे चल करके भिन्न भिन्न देशों को एकीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये केवल यूरोप में ही नहीं, देखेंगे विश्व में, तो भारत में भी यह राष्ट्रवाद की भावना आई। आपका देखेंगे हिंद चीन जो है, आपका वियतनाम, लाओस, कंबोडिया जो है, आगे के चैप्टर में आपको तीसरा चैप्टर में हिंद चीन में राष्ट्रवाद और चौथा चैप्टर में भारत में राष्ट्रवाद आप देखेंगे, तो इसका भी प्रभाव यहाँ पर भी पड़ा। वहाँ के जो साहित्यकार थे, इन घटनाओं का चर्चा किया अपने लेखों में, साहित्यों में। तो जब बुद्धिजीवी इसका अध्ययन किए तो यहाँ भी उसका प्रसार प्रसार हुआ और यहाँ भी उसी गति से अपने देश को मजबूत करने के लिए, संगठित करने के लिए आंदोलन चले। और फिर बाद में चलकर यही राष्ट्रवादी नीति को अपनाते हुए भिन्न भिन्न देश अपने देश को मजबूत किया। इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूर और गैरिबाल्डी के योगदान को बताएं। यह जो पहला जो योगदान रहा मेजनी का, उसके बाद काउंट काबूर का, फिर गैरिबाल्डी का, लास्ट में गैरिबाल्डी के द्वारा अंततः 1871 ईस्वी में इटली का एकीकरण संपन्न हुआ। इन दो, एक दार्शनिक साहित्यकार थे, तो दूसरा राष्ट्र, जैसे गैरिबाल्डी क्या थे कि वह सामाजिकता में भी विश्वास करते थे, समाजवादी विचारधारा के थे। और अंततः उन्होंने, देखेंगे आप इसका जब डिटेल, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि गैरिबाल्डी का जन्म 1807 में नीस नामक नगर में हुआ था। यह पेशे से एक नाविक था और मेजनी के विचारों का समर्थक था, परंतु बाद में वह माउंट काबूर के प्रभाव से में आकर संवैधानिक राजतंत्र का समर्थक बन गया। और गैरिबाल्डी के ने सशस्त्र क्रांति के द्वारा दक्षिणी इटली के प्रांतों का एकीकरण कर गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास किया। गैरिबाल्डी ने सिसिली और नेपल्स पर आक्रमण किया। इन प्रांतों के अधिकांश जनता बोर्बो राजवंश के निरंकुश शासन से तंग होकर गैरिबाल्डी का समर्थक बन गए। यहाँ पर इस पॉइंट को गौर कीजिएगा तो देखिएगा कि जो राजतंत्र था उससे जो वहाँ की प्रजा थी वह त्रस्त थी, वहाँ शोषण का जो किया जा रहा था, शोषण से त्रस्त होकर के समाजवादी विचारधारा की ओर अधिक प्रेरित हो रहे थे और उनके समर्थन में खड़े हो रहे थे, जिसके कारण राजतंत्र का समापन हुआ और समाजवादी व्यवस्था का स्थापना हुई। अब देखें, यह जो क्वेश्चन है राष्ट्रवाद के उदय के कारण एवं प्रभाव, इसको आप व्याख्यात्मक रूप से भी आप प्रस्तुत कर सकते हैं या फिर आप बिंदुवार करके भी कर सकते हैं कि इन बिंदुओं के कारण, जिसको कि मैं इसके अंतर्गत नए राष्ट्रों के निर्माण की प्रक्रिया 1789 से ही शुरू हो गई थी। और यह जो नवीन विचारधारा रही वह शोषण के कारण हुआ, लोगों के काम नहीं मिलने के कारण हुआ, या फिर जो आर्थिक जो बंटवारा था वह लोगों के बीच समान नहीं होने के कारण हुआ। तो इन कारणों को बिंदुवार करके आप दर्शा करके आप इसका लिख सकते हैं कि राष्ट्रवाद के प्रभाव क्या क्या थे और कारण क्या क्या रहे। प्रभाव में रहे कि एक मजबूत राष्ट्र का निर्माण हुआ, जिसमें कि इटली का नाम दे सकते हैं, जर्मनी का नाम दे सकते हैं, या फिर आप हिंद चीन में आप कंबोडिया का नाम दे सकते हैं, वियतनाम का नाम दे सकते हैं, भारत का नाम दे सकते हैं एशिया में। तो इस तरह से प्रभाव जो उसके रहे, राष्ट्रवाद के प्रभाव रहे, जिसके कारण एक प्रजातांत्रिक गणतंत्रात्मक राज्य का निर्माण संभव हो सका।
यह जो है क्वेश्चन पिछले कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका। तो बिस्मार्क के बारे में जब समझेंगे तो यह एक विख्यात राष्ट्रवादी और कूटनीतिज्ञ थे, समझ गए। फ्रैंकफर्ट संसद में उसने भाग लिया, वे रूस और फ्रांस में राजदूत भी रहे और 1862 में वह पर्सा का चांसलर बने और सर्वप्रथम बिस्मार्क ने पर्सा की आर्थिक और सैनिक शक्ति सुदृढ़ की। तत्पश्चात उसने डेनमार्क 1864, एस्ट्रिया 1866 सेडोवा का युद्ध तथा फ्रांस 1870 सीडान का युद्ध को पराजित कर जर्मनी का एकीकरण किया। यह रक्त एवं लौह का, जैसे कहने का मतलब है रक्त यानी खून एवं लौह मतलब तलवार, इनका दृढ़ विश्वास था युद्ध में और युद्धों के द्वारा जर्मनी को एकीकरण करने में यह सफल रहे। जैसे कि यहाँ पर 3 युद्धों का वर्णन किया गया है, सैडोवा का युद्ध है, डेनमार्क का युद्ध है, आपका सीडान का युद्ध है। तो इन युद्धों में यह विजय प्राप्त किए और फिर इसी तरह से जर्मनी को एकीकृत कर एक जर्मन राष्ट्र का रूप दिया। तो इनकी अहम भूमिका रही। इसका आप इसके माध्यम से जो आप हम देख रहे हैं स्क्रीन पर वो आपको PDF में मिल जाएगा। आप उसका अध्ययन करेंगे, मेरी बातों को सुनेंगे और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हमको कैसे लिखना है। आपको मैंने बताया कि जो लॉन्ग क्वेश्चन लिखना है, एक चीज़ और मैं बताता हूँ, लॉन्ग क्वेश्चन जो लिखना है तो आप इस तरह से लिख सकते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन सबसे पहले रहे तो पहले भूमिका बनाइए, भूमिका 1 नंबर में दीजिए, 2 में तथ्य लिखिए और 3 में निष्कर्ष लिखिए, ठीक है। तो इन 3 स्टेप में यदि आप देते हैं, पहले भूमिका, जो प्रश्न पूछा जाता है, जैसे मान लिया जाए पूछा जा रहा है जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका क्या रही, तो सबसे पहले बिस्मार्क के बारे में लिखें, ठीक है। और क्या कारण रहा कि जर्मनी का एकीकरण करना पड़ा, क्योंकि जर्मनी क्या था, छोटे छोटे प्रदेशों में बटा हुआ था और जो महत्वाकांक्षी दृष्टिकोण रखते थे बिस्मार्क, राष्ट्रवादी प्रवृत्ति के थे, वह कूटनीतिज्ञ भी थे और वह राजदूत का भी उन्होंने कार्य संभाला था। तो उनके अंतर्गत एक ऐसी भावना विकसित हुई थी जिसका के परिणाम निकल के आया जर्मनी का एकीकरण। उसके बाद तथ्य लिखेंगे, तथ्य में क्या होगा, तथ्य लिखेंगे। तथ्य मतलब कि जो घटनाएं घटी, जैसे मान लिया जाए इनके द्वारा युद्ध में विश्वास किया गया, जिसमें कि ऑस्ट्रिया के साथ सेडोवा युद्ध हुआ, फिर डेनमार्क का युद्ध हुआ, फिर सीडान का युद्ध हुआ। तो इस तथ्यों को वर्णित करते हुए इन युद्धों में इनका विजय हुआ और अंत में जाकर के इन्होंने एक राष्ट्रवादी विचारधारा का होने के कारण फिर इन्होंने जर्मनी का एकीकरण किया। निष्कर्ष के तौर पर क्या लिखेंगे कि निष्कर्षता यह देखा जा सकता है कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की अहम भूमिका रही। इन्होंने अपने कूटनीतिक राजनीति होने के कारण इन्होंने युद्धों में भी विश्वास किया और लौह एवं रक्त का अवलंबन किया और युद्ध में विश्वास होने के कारण इन्होंने भिन्न भिन्न युद्धों में अपने आप को विजयी घोषित करते हुए जर्मनी को एकीकृत किया, ठीक है। तो इस तरह से लंबे क्वेश्चन जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है उसका आप आंसर दे सकते हैं। आप देखिए दूसरा जो चैप्टर हम लोगों ने देखा था समाजवाद एवं साम्यवाद, तो उससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं पूंजीवाद क्या है, शॉर्ट क्वेश्चन है, या खूनी रविवार क्या है, अक्टूबर क्रांति क्या है। पूंजीवाद क्या है, तो पूंजीवाद के अंतर्गत आप ऐसा लिख सकते हैं कि पूंजीवाद एक आर्थिक पद्धति है जिसमें पूंजी के निजी स्वामित्व, उत्पादन के साधनों पर व्यक्तिगत नियंत्रण होते हैं, स्वतंत्र औद्योगिक प्रतियोगिता और उपभोक्ता द्रव्य के अनियंत्रित वितरण की व्यवस्था होती है। अनियंत्रित वितरण की व्यवस्था होती है। पूंजीवाद की कभी कोई निश्चित परिभाषा स्थिर नहीं हुई है, देश काल और नैतिक मूल्यों के अनुसार इनके भिन्न भिन्न रूप बनते रहे हैं। समझ गए। तो इस तरह से पूंजीवाद क्या है इसके अंतर्गत आप लिख सकते हैं। खूनी रविवार पूछा गया है तो कुछ लोग को नहीं पता रहता है तो अनाप शनाप आंसर इसका दे देते हैं, लेकिन जो एग्जैक्ट है, जो तथ्यात्मक उत्तर प्रस्तुत की जाती है कि रूस में 9 जनवरी 1905 के लोगों का समूह जो था रोटी दो के नारे के साथ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे थे, ठीक है, और सेंट पीटर्सबर्ग की स्थित महल की ओर जा रहे थे जहां की राजा का निवास था, परंतु जार की सेना इन निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई जिसमें हजारों लोग मारे गए। इसीलिए इस दिन को रूस में खूनी रविवार या लाल रविवार के नाम से जाना जाता है।
यहाँ सीधे तौर पर अपनी भाषा में यदि इसका भी आंसर लिखेंगे तो लिखेंगे कि वहाँ की जो प्रजा थी वह अपने रोटी दो के नारे के साथ अपने शासक से आग्रह कर रहा था। भीड़ थी, उस पर निहत्थे लोगों पर गोलियां बरसाई गई। किसके द्वारा? शासन के द्वारा, शासक के द्वारा। उसमें हजारों लोगों की मृत्यु हुई और उस दिन रविवार था और यह घटना 1905 ईस्वी की है, इसलिए इस रविवार को खूनी रविवार या फिर लाल रविवार कहा जाता है। इस तरह से अपने भाषाओं में भी लिख सकते हैं। अक्टूबर क्रांति क्या है? तो रूसी क्रांति को अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है। यह 25 अक्टूबर 1917 को घटित हुई, लेकिन 100 साल पहले रूप में रूस में साम्यवाद स्थापित करने वाली बोल्शेविक क्रांति की सालगिरह अक्टूबर में न मना करके हर साल 7 नवंबर को मनाया जाता है। 100 साल मनाने के बाद जो साम्यवाद जो रूस था उसमें यह जो सालगिरह मनाई गई वो अक्टूबर में न मना करके 7 नवंबर को जो मनाया जाने लगा। तो 7 नवंबर 1917 तो ठीक होता है, लेकिन यह जो घटना घटी थी वह 25 अक्टूबर से ही प्रारंभ हुई थी, इसलिए इसको रूसी जो क्रांति है उसको अक्टूबर की क्रांति की भी संज्ञा दी जाती है, कहा जाता है। ठीक है, तो इसका उत्तर हम ऐसे दे सकते हैं। उसी तरह से देखें कि सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। इसमें यह भी प्रश्न आता है आपको कि सर्वहारा समाज में सभी लोगों को, जैसे किसान, मजदूर, आम गरीब लोग शामिल जो है लोगों का जो समूह है वह सर्वहारा वर्ग कहा जाता है। इसको इस तरह से अपने भाषा में लिख सकते हैं। यदि किताबी भाषा में लिखना चाहें तो सर्वहारा वर्ग समाज का वैसा वर्ग है जिसमें किसान, मजदूर एवं आम गरीब लोग शामिल होते हैं। मार्क्स के अनुसार सर्वहारा वर्ग मजदूरों तथा श्रमिकों का वर्ग था, जो सुविधाविहीन वर्ग था, जिसे कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। वह पूंजीपतियों के द्वारा शोषित तथा उपेक्षित वर्ग माना जाता था। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर दे सकेंगे। रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना कीजिए। यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आता है, यदि शॉर्ट में भी आएगा तो कहेगा कि 2 कारणों की विवेचना करें। ठीक है, तो इसमें हमने दिया है आपको, देखिए 2 से अधिक है आपका 7 कारण इसमें बताए गए हैं। यदि शॉर्ट में पूछे तो 2 कारण में किन्हीं 2 कारणों को इसमें वर्णित कर देंगे। यदि यह पूछा जाए लॉन्ग क्वेश्चन के अंतर्गत तो इसको हम पूरे को पूरे लिखना होगा। जैसे इसमें देखिए रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें तो सबसे पहले मैंने बताया कि जब कारण यदि लिखना है तो निम्नलिखित जरूर दें। बिंदुवार लिखना है तो व्याख्यात्मक देना है तो आप अनुच्छेद वाइज लिखें, और यदि बिंदुवार देना है तो उसमें लिखें कि 1917 की रूसी क्रांति के कुछ कारण तो दशकों पुराने थे, लेकिन तात्कालिक कारणों ने व्याप्त असंतोष का विस्फोट कर दिया। एक कारण निम्नलिखित थे, और उसके बाद फिर बिंदुवार आपको, जैसे कि जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन कारण बना। कृषकों के दयनीय स्थिति, यदि शॉर्ट में पूछा तो केवल कारण को दे दीजिए, और यदि लॉन्ग क्वेश्चन में दीर्घ उत्तरीय में पूछता है तो इसके अंतर्गत व्याख्या भी कीजिए। जैसे जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन, तो लिखें आप उसमें, यद्यपि 19वीं सदी के मध्य में राजतंत्र की शक्ति सीमित की जा चुकी थी, रूसी राजतंत्र अपना विशेषाधिकार छोड़ने को तैयार नहीं था। जार निकोलस द्वितीय राजा के दैवीय अधिकारों में विश्वास रखता था। जार की अफसरशाही अस्थिर, जड़ एवं अकुशल थी। गलत सलाहकारों के कारण जार की स्वेच्छाचारता बढ़ती गई और जनता की स्थिति बद से बदतर होती गई, और जो कि क्रांति का कारण बना। उसी तरह से कृषकों की दयनीय स्थिति, तो रूस की बहुसंख्यक जनता कृषक थी जो अपने छोटे छोटे खेत पर पुराने ढंग से खेती करती थी। दयनीय आर्थिक स्थिति में भी वे करों के बोझ से दबे हुए थे। तो इस तरह से हम दीर्घ उत्तरीय देंगे तो उसकी व्याख्या करेंगे, और यदि लघु उत्तरीय यदि रहेगा तो केवल बिंदुओं को देकर के आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसका हम आंसर देंगे। इसी तरह से इसमें नई आर्थिक नीति, यह जो क्वेश्चन 2 क्वेश्चन है, रूस की क्रांति का कारण और नई आर्थिक नीति, जो लेनिन के द्वारा 1921 ईस्वी में लाया गया था, और यह इससे पूरे विश्व प्रभावित हुआ था। ठीक है, केवल रूस ही नहीं, साम्यवादी काल में रूस ही नहीं प्रभावित हुआ था, पूरा विश्व। क्योंकि उस समय क्या हो गया था, लेनिन जब साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत रूस में शासन स्थापित किया था तो 1920 में आर्थिक व्यवस्था डगमगाने लगी थी। तो लेनिन के द्वारा यह नीति लाई गई थी, नई आर्थिक नीति लाई गई थी, जिसका कि आप देख सकते हैं निम्नलिखित उद्देश्य थे, जैसे कि उत्पादन में इतनी वृद्धि कि आंतरिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर निर्यात व्यापार भी पुनः प्रारंभ हो सके, खेतिहर वर्ग के असंतोष को दूर करना, आंशिक राष्ट्रीयकरण की नीति को अपनाना,
नई आर्थिक नीति मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित की गई थी। इसमें निम्नांकित प्रमुख बातें थी, क्या थी? किसानों से अनाज ले लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया। बचा हुआ अनाज का किसान मनचाहा इस्तेमाल कर सकता था। यद्यपि यह सिद्धांत कायम रखा गया कि जमीन राज्य की है, फिर भी जमीन किसान की हो गई। इस तरह से मिश्रित अर्थव्यवस्था पर भी इनका जोर था और एक नई नीति लाई गई थी जिसका कि बाद में पूरे विश्व में भी लागू किया गया। और यह आर्थिक नीति पूछा जाता है, खास करके इस नई आर्थिक नीति के द्वारा लेनिन के उत्पादन की कमी को नियंत्रित किया गया। इसके फलस्वरूप कृषि और औद्योगिक उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई। मुख्यतः यही जो आर्थिक नीति के द्वारा फिर पुनः रूस में जो पुनः आर्थिक जो व्यवस्थाएं थी वह लागू हो पाई और इसी को देख करके भिन्न भिन्न देशों ने भी अपने नीतियों में परिवर्तन लाते हुए अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ किया। उसी तरह से आपका जो अगला क्वेश्चन है 7वां, जो रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो रूस में क्रांति घटित हुई उसका प्रभाव अन्य देशों पर या फिर रूस में क्या प्रभाव पड़े। तो इसके अंतर्गत जब आप देखेंगे तो यहाँ पर है कि उदाहरण इस प्रकार दिए जा सकते हैं कि इस क्रांति के पश्चात श्रमिक या सर्वहारा वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हो गई। इससे अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन को प्रोत्साहन मिला। दूसरा है, रूसी क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के स्तर पर दो खेमों में विभक्त हो गया, पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप। फिर तीसरा है, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी विश्व और तथा सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई और आगामी 4 दशकों तक दोनों खेमों के बीच हथियारों की होड़ चलती रही। और जब 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में देखें तो रूस में बौद्धिक जागरण हुआ जिसने लोगों का निरंकुश राजतंत्र के विरुद्ध बगावत करने की प्रेरणा दी। अनेक विख्यात लेखकों और बुद्धिजीवियों लियो टॉल्स्टॉय, इवान तुर्गनेव, प्योदोर दोस्तोयेव्स्की, मैक्सिम गोर्की ने अपनी रचनाओं द्वारा सामाजिक अन्याय एवं भ्रष्ट राजनीतिक व्यवस्था का विरोध कर एक नए प्रगतिशील समाज के निर्माण का आह्वान किया। रूसी लोग विशेषतः किसान और मजदूर कार्ल मार्क्स के दर्शन से गहरे रूप से प्रभावित हुए। वे शोषण और अत्याचार के विरुद्ध संघर्ष करने को तत्पर हो गए। यही रूसी क्रांति का प्रभाव रहा कि फिर साम्यवादी विचारधाराओं में और आर्थिक जो वितरण थे वह सभी लोगों के बीच हो, ऐसा प्रभाव पड़ा। ठीक है, तो अब होगा क्या, लास्ट जो क्वेश्चन है यह कार्ल मार्क्स पर है कि कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करना है। यहाँ पे यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्ल मार्क्स की जीवनी के बारे में आप उनके जन्म को बताएं कि उनका जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी के राइन प्रांत में ट्रियर नगर में हुआ था, एक यहूदी परिवार में हुआ था। मार्क्स पर रूसो, मॉन्टेस्क्यू, हीगेल की विचारधारा, उस समय के जो थॉट्स जो विचारक थे, जैसे कि कौन थे, आपका रूसो थे, जीन जैकस रूसो, मॉन्टेस्क्यू, हीगेल, इनके विचारधारा का इन पर गहरा प्रभाव था। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, सबसे विख्यात पुस्तक है दास कैपिटल का प्रकाशन 1867 में किया, जिसमें जिसे समाजवादियों का बाइबल कहा जाता है। और इन्होंने विश्व के गरीबों के लिए एक नारा दिया कि सभी गरीबों एकजुट हो जाओ और फिर जो पूंजीपतियों के विरुद्ध अपना संघर्ष करो और अपने अधिकार को संरक्षित करो। और यही जो समाजवाद की जो नई विचारधारा थी, साम्यवाद, इसके प्रतिपादक रहे। समाजवाद में था कि अधिकार सभी लोगों के बीच होना, अधिकारों का वितरण सभी लोगों के बीच में होना चाहिए। लेकिन उसमें जब कृतियाँ आई तो अमीर और गरीब के बीच खाई उत्पन्न हुए। लेकिन जब कार्ल मार्क्स के सिद्धांत आए तो उसमें देखा गया कि आर्थिक वितरण समान रूप से सभी लोगों के बीच हो। ठीक है, उत्पादन और आर्थिक वितरण, और तभी एक नई विचारधारा ला करके साम्यवादी विचारधारा का निर्माण किया। और जिसका कि इसका देन के रूप में माना जाता है कार्ल मार्क्स को, साम्यवादी विचारधारा लाने का, क्योंकि इन्होंने ही आर्थिक वितरण को समानता की संज्ञा दी। समान लोगों के बीच यदि आर्थिक वितरण होंगे तो फिर अमीर और गरीब नहीं बन पाएंगे, और तभी जाकर के एक समाजवादी व्यवस्था या प्रजातांत्रिक गणतांत्रिक व्यवस्था बनने में सहायक सिद्ध होगी और सफल हो पाएगा। इस तरह से इनका जीवनी के बारे में चर्चा कर सकते हैं। और इनके जो सिद्धांत हैं, कार्ल मार्क्स के जो सिद्धांत हैं, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, दूसरा है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, तीसरा है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, राज्यहीन एवं वर्गहीन समाज की स्थापना।
यदि आप इसको और ज़्यादा लंबा लिखना चाहते हैं तो इसके अंदर व्याख्या करके डालना होगा कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। इसी सिद्धांत के अंतर्गत उन्होंने कहा है कि भौतिक का जो उत्पादन और आर्थिक रूप से जो वितरण होना चाहिए वह लोगों के बीच समान रूप से होना चाहिए। दूसरा है वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। वर्ग संघर्ष तभी बढ़ते हैं जब लोगों के बीच भौतिक जो उत्पादन है उसका वितरण असमान रूप से होता है, या फिर जो आर्थिक वितरण होता है, जो संपत्ति रखने का जो अधिकार है, असमान रूप से होता है, तभी वर्ग संघर्ष उत्पन्न होते हैं। गरीब और अमीर की जो संज्ञा है अलग अलग वर्गों में, भिन्न भिन्न वर्गों में विभाजित होते हैं और उनके बीच एक वर्ग संघर्ष का निर्माण होता है। फिर इतिहास के भौतिकवादी युग का व्याख्या इन्होंने कहा कि उत्पादन जो है वह लोगों के बीच समान रूप से वितरित होना चाहिए। इसके अंतर्गत मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया, ठीक है। और फिर राज्यहीन और वर्गहीन समाज की स्थापना की। छोटे छोटे राज्यों नहीं और वर्ग भी नहीं, यदि राज्य है तो पूरे राज्य के वासियों, पूरे देश के वासियों को, राज्य के वासियों को एक समाज के रूप में देखा जाना चाहिए, यह सिद्धांत दिया। और इस तरह से आप देखें तो इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी दोनों चैप्टर से, दोनों अध्याय से दिए गए हैं। शॉर्ट टर्म यानी कि लघु उत्तरीय प्रश्न के उत्तर भी दिए गए हैं और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के उत्तर भी दिए गए हैं, जो अक्सर पिछले वर्ष भी पूछे जा चुके हैं, इस वर्ष भी संभावना है। यदि आप कम समय में इन जो क्वेश्चंस हैं, प्रश्न हैं और उसके उत्तर यदि आप अभ्यास कर लेते हैं तो मैं मानता हूं कि इस दोनों चैप्टर से आपके क्वेश्चन पकड़ में आ जाएंगे। आप सही उसका आंसर दे पाएंगे तो आपको सही नंबर भी मिल जाएंगे। तो मैं यही शुभकामना करता हूं कि इस दोनों अध्याय से आप अभ्यास कर लें कि ताकि आगे आने वाले जो परीक्षा हैं आपके फरवरी में मैट्रिक का, तो उसमें आप सफल हों और सही रूप में आप उसका उत्तर दे सकें। तो आप को मैं यही शुभकामना देता हूं कि इस महामारी के समय में सुरक्षित रहें और ऑनलाइन में और किसी भी मोड से आप अध्ययन करते रहें ताकि आपका परीक्षा सफल हो सके, अपने लक्ष्यों को प्राप्ति कर सके। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस मैं इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं फिर मिलता हूँ। धन्यवाद।